नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज अपन बात करेंगे बाल विकास के सिद्धांतों की। मैं आपको बता दूं, मैंने बाल विकास की जो रीट 2020 है, उनकी साइकोलॉजी है, रीट की जो साइकोलॉजी है, इनकी फर्स्ट इकाई का ये जो लास्ट पार्ट है अपन आज अपलोड कर रहे हैं। मैंने टारगेट किया है रीट का जो साइकोलॉजी का सिलेबस है कंप्लीट है अपलोड करूं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे नोट आपको चाहिए, हैंड नोट है, मैंने कंप्लीट है, कई कोचिंग के और ऑथेंटिक बुक है आरबीएससी और एनसीईआरटी की इनको मैंने इंक्लूड किया है। यदि आपको चाहिए बाल विकास के सिद्धांतों में पहला जो सिद्धांत है मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत देखेंगे, जिसको साइकोएनालिटिकल थ्योरी कहते हैं। मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के प्रतिपादक है सिगमंड फ्रायड, जो कि वियना ऑस्ट्रिया के निवासी थे। सामान्य अर्थ में मनोविश्लेषणवाद का सामान्य अर्थ क्या है? तो मन का विश्लेषण करना, आकारात्मक मॉडल या मनोगति की उपागम। ये क्या होता है? इसके 3 भाग है। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद में सिगमंड फ्रायड ने मन के कितने प्रकार बताए हैं? तो 3 प्रकार बताए हैं। पहला जो है वह चेतन मन। चेतन मन में क्या होता है, जिसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं। चेतन मन है पूरे मस्तिष्क का 1/10% 1/10 भाग होता है। इसका संबंध वर्तमान तथा वास्तविकता से है। वास्तविकता है इनसे इनका संबंध। इसमें व्यक्तिगत, नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदर्शों का भंडार होता है। इसकी जो तुलना है, ये बर्फ में तैरते हुए टुकड़े के ऊपरी हिस्से से चेतन मन की तुलना की है। सामान्य अनुभूतियों का स्वामी। अब देखो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तुलना किन से की है? तो बर्फ के तैरते हुए टुकड़े से की है, और वो भी टुकड़े का कौन सा भाग? ऊपरी। ये नीचे मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, वो समझ लेंगे अपन। ये है सामाजिक अनुभूतियों का स्वामी। सामाजिक अनुभूति उनका है, ये पक्षधर है, पूर्ण इच्छाओं व सक्रिय व्यवहार से जुड़ा हुआ है। कौन सा? चेतन मन। तत्काल जानकारी है, ये दे देता है, बिना प्रयास किए स्मरण आ जाता है। अर्धचेतन व अचेतन पर प्रतिबंध का कार्य करता है। ये अपन अपनी लैंग्वेज में समझे तो क्या है, यदि कोई भी बात है पहले से अपने को कुछ याद की हुई है और उसका आगे कहीं जरूरत पड़ता है, देखते ही उसी वक्त याद आ जाना, ये कॉन्शियस माइंड का काम है। सपोज दैट अपन ने पढ़ लिया था साइकोलॉजी में, ये सिगमंड फ्रायड का, ठीक है ना, ये अपन ने पढ़ा है और एग्जाम में ये ऐसा आ जाता है, तो एग्जाम में बिना अपने दिमाग पे जोर दिए अचानक से उस आंसर के बारे में अपने को समझ में आ जाता है, क्वेश्चन का आंसर फटाक से दे देते हैं, तो अपना ये कॉन्शियस माइंड काम करेगा। फिर है अर्धचेतन। अर्धचेतन मन क्या है? या अवचेतन कहते हैं, जिसे प्री कॉन्शियस माइंड कहते हैं। चेतन व अचेतन मन के मध्य की अवस्था, न तो कंप्लीट चेतन है और न ही अचेतन है। जैसे किसी को कोई वस्तु देखकर भूल जाना, यह अचेतन मन का काम है। प्रयास करने पर जानकारी का आना, पानी की तरह पानी के सतह वाले भाग से तुलना की गई है। ये पानी है यहाँ तक का, यहाँ पर बर्फ का टुकड़ा है, ऊपरी भाग तो कॉन्शियस है और ये बीच का भाग है, ये प्री कॉन्शियस है, अर्धचेतना। ठीक है, और ये है बिल्कुल कम है, इसका कोई परसेंटेज लेवल भी नहीं है। ठीक है, प्रयास करने पर है कोई भी चीज़ का याद आ जाना, ये अर्धचेतन का काम है। अब अचेतन। अचेतन मन मस्तिष्क का 9/10 भाग है, सबसे व्यापक मन है, क्योंकि ये 90% भाग है, तो सबसे व्यापक मन है, सर्वाधिक प्रभावित करने वाला मन, दमित इच्छाओं का स्वामी। देखो, किस फ्रायड ने किसे दमित इच्छाओं का स्वामी बताया है? तो अचेतन मन को बताया है। बर्फ के गोले का पानी के अंदर का भाग से तुलना की है। सौपन अवस्था से संबंध और गलती से निकले शब्द अपूर्ण, असामाजिक, अनैतिक व कष्टदायी होता है। दमित, कामुक, अनैतिक, असामाजिक, घृणित इच्छाओं का स्थान होता है इसमें, और व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होता है। देखो, इसमें क्या है अपने योग्य, एक तो ये दमित इच्छाओं का स्वामी है। वैसे मैंने वही
लाइनें यहाँ इंक्लूड की है जो सीधी सीधी है, उनका अर्थ निकलता है। फालतू का मैंने कोई यहाँ पर मैटर नहीं इंक्लूड किया है। दमित इच्छाओं का स्वामी है, कामुक प्रवृत्ति का है, अनैतिक है ये मन, और असामाजिक भी है, और घृणित इच्छाओं का स्थान होता है, और ये व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं रहता है। यह बहुत कष्टदायी होता है, ठीक है, और अपूर्ण है। तो इसमें होता है क्या है, कोई भी चीज़ है अपन बिना सोचे समझे सीधा डायरेक्टली बोल देते हैं ये अचेतन मन है। अब अचेतन मन में फ्राइड ने क्या तुलना की है, फ्राइड ने एक टब लिया था, टब में है पानी भरा, पानी के अंदर है एक बर्फ का गोला डाला, और ये का पानी के गोले का ऊपरी भाग है, ये कॉन्शियस माइंड है 10% है, या परसेंटेज नहीं बोलेंगे आपको, 1/10 है, और पानी के अंदर का भाग है अचेतन मन है जो कि 90% है, और पानी की ये बीच वाला भाग है, ये जो भाग है ये ओनली लाइन, ये अर्ध चेतन मन है। तो अपने देख लिया मनोविश्लेषणवाद है सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया है। मनोविश्लेषणवाद में सिगमंड फ्राइड ने 3 है वो मन के प्रकार बताए, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। अब मनोलैंगिकवाद, देखो मनोविश्लेषणवाद भी सिगमंड फ्राइड का है, मनोलैंगिकवाद की बात करें तो वो भी सिगमंड फ्राइड का है। मनोलैंगिकवाद में सिगमंड ने क्या कहा, सिगमंड कहते हैं जीवन का आधार काम शक्ति या लिबिडो को माना। देखो यहाँ पर एक शब्द आपके सामने आया है लिबिडो, जिसको काम शक्ति कहते हैं। मनोलैंगिकवाद में फ्राइड ने जीवन का जो आधार है लिबिडो को माना है, और लिबिडो के आधार पर ही विकास को 5 अवस्थाओं में है इन्होंने विभाजित किया है। पहली अवस्था है मुखावस्था। देखो लिबिडो है, काम शक्ति है, सबसे पहले कहाँ आती है, यह है मुखावस्था, मुख से संबंधित। मुख के अपना जो फेस होता है वहाँ पर बच्चों का जो फेस होता है वहाँ है सबसे पहले बाल विकास में लिबिडो का पाया जाता है। इसमें लिबिडो का क्षेत्र मुख के आसपास का होता है, तथा इन्हीं क्षेत्रों से बालक अपने लिबिडो को शांत करता है। इस अवस्था में बालक स्तनपान के माध्यम से काम शक्ति को शांत करता है। अगर निर्धारित समय तक बालक को स्तनपान नहीं करवाया जाता है तो बालक लिबिडो का संतृप्तिकरण मुंह में अंगूठा लेकर चूसने के माध्यम से करता है। इस प्रकार काम शक्ति पूर्ण रूप से शांत नहीं होती है तथा बालक कुसमायोजन का शिकार होता है। ऐसे बालक दुबले पतले, संकीर्ण मानसिकता, हीन भावना युक्त होते हैं। अंगूठा चूसने के माध्यम से लिबिडो को शांत करना आभासी लिबिडो संतृप्तिकरण कहलाता है। अब देखो फ्राइड ने क्या कहा, मुखावस्था है वो 0 से 1 वर्ष के बालक में पाई जाती है। काम शक्ति है 0 से 1 वर्ष के जो बालक है वहाँ पर मुंह है वहाँ पर पाई जाती है। और ये बालक क्या करता है, इस लिबिडो को मतलब काम शक्ति शांत कैसे करता है, तो मुंह के अंदर मतलब माँ का जो दूध जो लेता है उस टाइम है उनका लिबिडो शांत हो जाता है। कभी कभार क्या होता है कि दूध है, स्तनपान है, वो समय पर नहीं करवाया जाता है तो उसका लिबिडो शांत नहीं होता है, तब वो बच्चा क्या करता है, अंगूठा चूसने लगता है। अंगूठा चूसना है और उनसे लिबिडो को शांत करना है, ये है लिबिडो का क्या है, आभासी संतृप्तिकरण कहलाता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं मुखावस्था की, बाद में गुद्यावस्था। गुद्दा समझते हो, गुद्दावस्था 3 से 4 वर्ष। इसमें लिबिडो का क्षेत्र गुद्दे क्षेत्र होता है, मतलब शरीर के नीचे का भाग, जिनके माध्यम से लिबिडो को शांत किया जाता है। इसमें बच्चा क्या करता है, मान लो ये गुद्यावस्था है तो लिबिडो शांत कैसे होता है, जैसे रेत के अंदर खेलना, सोच जाना, उस टाइम है यूँ खेलना, उस टाइम है इनका बच्चे का लिबिडो शांत हो जाता है। लैंगिक प्रावस्था या लिंग प्रधान अवस्था, ये इम्पोर्टेंट है, ये 3 से 5 वर्ष है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में 2 प्रकार की लैंगिक ग्रंथियों का विकास होता है। एक तो होता है ओडिपस ग्रंथि और एक होती है इलेक्ट्रा ग्रंथि। ओडिपस है बालकों में पाई जाती है, ये ध्यान रखना, जो बालकों में पाई जाती है वो मातृ स्नायु होती है, और बालिकाओं में पाई जाती है
वो पितृशनई होती है। विपरीत है मातृशनई, माँ के प्रति प्रेम, पितृ विरोधी। ठीक है ना। ओडिपस है वो मातृशनई है, इलेक्ट्रा है पितृशनई है, पिता से प्रेम और माता से विरोध। ठीक है ना। ऐसा है इन बालकों में पाया जाता है जो कि 3 से 5 वर्ष में होता है। फिर है अदृश्य अवस्था। अब लिबिडो बिल्कुल शांत रहता है, वो अदृश्य अवस्था है। और आपको पता होगा काम शक्ति सबसे कम सॉरी किस में पाई जाती है, तो बाल्यावस्था में पाई जाती है। और यहाँ पर अदृश्य अवस्था है वो बाल्यावस्था ही है। इस अवस्था में लिबिडो को व्यक्त नहीं किया जाता। सामान्यतः यह बालक बाल्यावस्था का गुण होता है जिसमें समलैंगिकता पाई जाती है। इस अवस्था में बालक किसी भी प्रकार का काम व्यवहार नहीं करता है। ठीक है। अब है जननेन्द्रिय अवस्था। अब जनन अवस्था है, ये तो आप समझते हो 13 वर्ष से लगातार जनन के माध्यम से संतान उत्पत्ति के रूप में लिबिडो का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यहाँ पर स्थानांतरित हो जाता है। विषम लैंगिक प्रेम और समलैंगिक प्रेम यहाँ पर होता है। अपन ने फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद और मनोलैंगिकवाद पढ़ा है। अब अपन बात करेंगे मनोसामाजिकवाद। ठीक है ना। मनोसामाजिक है वो जॉन एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। ठीक, एरिक्सन ने बालक की मनोसामाजिक में ये कितनी अवस्था बताई है बाल विकास की? 8 अवस्था बताई है। ये कौन कौन सी देखो, 0 से 2 वर्ष विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, विश्वास बनाम अविश्वास। 3 से 4 वर्ष स्वतंत्रता बनाम संदेह। 5 से 6 वर्ष आत्मबल बनाम आत्महीनता। और 7 से 11 परिश्रम बनाम परिश्रमहीनता। 12 से 18 पहचान बनाम द्वंद्व। और 19 से 35 प्रेम बनाम अलगाव। 36 से 55 उत्पादन बनाम निष्क्रियता। और 56 से ऊपर ईमानदारी बनाम निराशा। यहाँ देखो किस प्रकार याद करना है। पहला है बंदा जब आता है, मान लो बच्चे का जन्म होता है, उसमें थोड़ा विश्वास आता है। किसका? थोड़ा कुछ करने। मैं यहाँ लव स्टोरी के बारे में इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ये बंदा विश्वास, थोड़ा बहुत उसके अंदर विश्वास होता है कि मैं है मान लो लव कर सकता हूँ। वो करने लगता है, मतलब थोड़ी वो कुछ सिचुएशन देखता है, उसमें स्वतंत्रता आती है। सब थोड़ा सा सामने वाली से रिस्पॉन्स मिलता है, तब उसमें आत्मबल जगता है। आत्मबल जगता है तो वो ज़्यादा करने के लिए ट्राई करता है, परिश्रम करता है। परिश्रम करने पर उसकी नज़दीकी उनसे हो जाती है पहचान। अब नज़दीकी उनकी पहचान हो गई, तब उन दोनों में हो गया घनिष्ठ प्रेम। घनिष्ठ प्रेम हो गया तो उन दोनों ने निकाल दिया एक प्रोडक्ट। और जब प्रोडक्ट निकाल दिया तब वो दोनों ईमानदारी से जीवन जीने लगे। देखो एक प्रेम कहानी, विश्वास था बंदे को कि मैं कर सकता हूँ, तब उसके अंदर थोड़ा स्वतंत्र हो गया कि मैं कर ही दूंगा। जब कुछ ट्राई करने लगा उस सामने वाली से, तब उसके अंदर आत्मबल जगा। आत्मबल जगा तो उसने थोड़ा परिश्रम करना शुरू कर दिया। परिश्रम किया तो दोनों में पहचान हो गई। पहचान हुआ तब दोनों में हो गया घनिष्ठ प्रेम। घनिष्ठ प्रेम हो गया मान लो शादी। तो उन दोनों के बाद में दोनों ने प्रोडक्ट, मतलब उत्पादन, प्रोडक्ट बोले तो बच्चा। और फिर है दोनों ने ईमानदारी के साथ में जीवन जीना शुरू कर दिया। यहाँ जो दूसरा जो पार्ट है वो अपना क्या है, इसका ऑपोजिट है। विश्वास अविश्वास, स्वतंत्रता संदेह, आत्मबल आत्महीन, परिश्रम परिश्रमहीनता, पहचान भूमिका द्वंद्व, प्रेम अलगाव, उत्पादन निष्क्रियता, ईमानदारी निराशा। ये ध्यान रखना है। इतना क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर आया है। यहाँ देखो 2 3 5 7 12 19 37 56, ये आप याद रखोगे। 2 3 5 7 12 19 36 और 56। ठीक है। अब अपन बात करेंगे, यहाँ अपन ने क्या देखा, जॉन एरिक्सन या एरिक्सन का देखा है मनोसामाजिकवाद। अब अपन बात करेंगे नैतिक विकासवाद या फिर परंपरागत विकासवाद या फिर कन्वेंशनल थ्योरी। यहाँ आप ये ध्यान रखोगे कन्वेंशनल थ्योरी। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर ये तो 100% आएगा कन्वेंशनल थ्योरी। इसके नाम अलग अलग आ सकते हैं। कोलरबर्ग, कन्वेंशनल थ्योरी किसकी है? कोलरबर्ग की है। नैतिक विकासवाद या परंपरागत विकासवाद भी कोलरबर्ग, एक ही बात है। पहली अवस्था है इनकी, वह है प्री कन्वेंशनल थ्योरी। ठीक है ना, सॉरी थ्योरी नहीं, प्री कन्वेंशनल। 0 से 12 3 अवस्था में बांट दो, 12 से 25 और 25 से जीवन पर्यंत। प्री
12 वर्ष को अपन मिडिल में मान जाते हैं। इनका पहले का है वो प्री है और 12 से 25, ठीक है। 25 के बाद का है वो पोस्ट कन्वेंशनल है। 0 से 12 वर्ष के बच्चे में जो भी चिंतन वगैरह जो कुछ होता है उन सारी विशेषता है प्री कन्वेंशनल की है। 12 से 25 वर्ष का जो युवा होता है उसके जो विशेषता है वो है कन्वेंशनल थ्योरी की, और पोस्ट कन्वेंशनल 25 के बाद में जो भी गतिविधि होती है वो है पोस्ट कन्वेंशनल थ्योरी। यहाँ देखो तर्क एवं चिंतन इसमें पाया जाता है। 12 वर्ष का बच्चा होता है तो उनमें तर्क चिंतन आ जाता है, आज्ञा व दंड भी पाया जाता है, जिद और अहंकार उसमें आ जाता है। फिर आत्मसम्मान की भावना युवावस्था किशोरावस्था में अपन पढ़ा था। आत्मसम्मान की इसमें भावना है वो ज़्यादा होती है। स्वयं के प्रति सम्मान की भावना और अपने कार्यों के प्रति प्रशंसा की भावना है कन्वेंशनल में रहती है। अब पोस्ट कन्वेंशनल इसमें विवेक का विकास होता है, जैसे समझौतावादी और शब्द निर्णय इन्होंने करना शुरू कर देते हैं। अब अपन बात करेंगे जीन पियाजे की। जीन पियाजे ने संज्ञानवाद दिया था, ठीक है ना। ये जो संज्ञानवाद है इन्होंने 4 अवस्था बताई थी। संज्ञानवाद में बाल विकास की 4 अवस्था बताई है जीन पियाजे ने। स्वेदिगामक अवस्था, पूर्व संक्रिया काल, मूर्त संक्रिया काल और औपचारिक संक्रिया काल। इसको सेंसनर मैट्रिक्स स्टेज कहते हैं, इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, इसको कॉन्ट्रेट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, इसको फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कहते हैं। कभी कभार ऐसा आ जाता है SMS, POS, COS और FOS। तो देखो स्वेदिगामक अवस्था है 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रिया काल 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रिया काल 7 से 12 और औपचारिक संक्रिया काल 12 वर्ष से ऊपर की स्वेदिगामक अवस्था। ये क्या है? तो जीन पियाजे के अनुसार बालक जन्म से कोरिलेट नहीं होता। देखो जीन पियाजे ने बालक को कोरिलेट नहीं माना है। वह कुछ शारीरिक क्रियाएं करता है, जैसे लपकना, पकड़ना, खींचना, चकना आदि जन्मते ही वो करना शुरू कर देता है। इसलिए पियाजे ने यह कहा है कि बालक जन्म के समय भी कुछ न कुछ हरकतें करता है, बिल्कुल वो अनजान नहीं होता है। पियाजे ने इन क्रियाओं को शारीरिक क्रिया ने कहकर बौद्धिक क्रिया कहा है। ये जो क्रिया करता है पियाजे के अनुसार ये बौद्धिक क्रियाएं हैं। जीव विज्ञान में बौद्धिक संरचनाओं को स्कीमा कहा जाता है। बौद्धिक जो संरचनाएं होती है ये स्कीमा होती है। इस अवस्था में बालक वस्तु स्थिरता के भाव विकसित करता है, पूर्णतः विकसित नहीं होते। वस्तु स्थिरता देखो 0 से 2 वर्ष है तो ये वस्तु स्थिरता तो कंप्लीट है वो कर देता है। 0 से 1 वर्ष के बालक को यदि कोई खाने की वस्तु दी जाए तो वह उसे ले लेता है, परंतु स्थायित्व का निर्माण नहीं करता है। ले तो लेता है, उसको नहीं देंगे तो वो जिस वस्तु है उस वस्तु की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देगा और अपने कार्य में लग्न हो जाएगा। जबकि 1 से 2 वर्ष के बालक को वस्तु यदि प्रतिमा का निर्माण करना लगता है, अर्थात बालक है वस्तु स्थायित्व कर लेता है। उन बच्चे को 2 वर्ष के बच्चे को यदि कोई चॉकलेट देगा, दिखा के नहीं देगा तो वो चॉकलेट की तरफ ही ध्यान रखेगा, ऐसा स्वेदिगामक अवस्था में बताया गया है। संज्ञानवाद की दूसरी अवस्था है वो पूर्व संक्रिया काल अवस्था है, ठीक है। पूर्व संक्रिया काल अवस्था को 3 से 6 या 7 वर्ष माना जाता है। इस अवस्था में बालक अनुकरण बोले तो नकल करना, इमिटेट करना शुरू कर देता के माध्यम से भाषा व गामक विकास करता है। गामक विकास का यह अर्थ है शारीरिक विकास और भाषा विकास करता है तथा अनुग्रहण अपनाता है। बालक लिखना, पढ़ना, पहाड़ी बोलना, गिनती सीखना, स्पष्ट रेखा चित्र बनाना लगता है तथा अपने ज्ञान का निर्माण करता है। अब इस पूर्व संक्रिया काल को ही पियाजे ने 2 अवस्था में और बांटा है, एक तो प्रत्यात्मक अवस्था और एक अंत प्रज्ञा काल अवस्था। प्रत्यात्मक अवस्था क्या है? इस अवस्था में बालक विषय वस्तु के संबंध में जिज्ञासा को अपनाता है तथा विषय वस्तु को जानने के लिए कौन, कहाँ, कैसे जैसे खोज प्रश्नों का विकास करता है। मतलब कोई भी बालक को वस्तु दिख जाती है, सपोज दैट उन्होंने एक घोड़ा देखा है तो
साथ वाले से, मान लो पापा से या टीचर से पूछ लेता है ये क्या घोड़ा। अब घोड़ा कहने से वो शांत नहीं होता है, घोड़ा इसके क्या होता है, कहाँ से आया है, क्या करता है, सारे क्वेश्चन वो करेगा। तो ये है इनकी प्रत्यात्मक अवस्था है पूर्व संक्रिया काल की। और फिर है अंत्य प्रज्ञा काल। प्रत्यात्मक के बाद में अंत्य प्रज्ञा काल, मतलब दो भागों में बांटा है इन्होंने। इसमें बालक विषय वस्तु के संबंध में दी गई जानकारी को से हर्ष मान लेता है और किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है। इसमें बालक में तार्किक चिंतन की योग्यता का विकास होने लगता है। तार्किक चिंतन है, हो जाता है ऐसा नहीं है, होने लगता है। बालक सांकेतिक रूपांतरण सीख जाता है, संकेतों से वो भाषा सीख जाता है। फिर है मूर्त संक्रिया काल। मूर्त संक्रिया काल में क्या है, इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं को देकर प्रत्यय निर्माण करता है, अनुक्रमणीय क्रियाएं करने में सफल होता है, अर्थात एक दिशीय क्रियाएं करना सीख जाता है। बालक में विशिष्ट रूपांतरण तर्क आने लगते हैं, अमूर्त तार्किक चिंतन का विकास हो जाता है। मूर्त संक्रिया काल में, मतलब मूर्त, ये वैसे संक्रिया काल, मूर्त संक्रिया काल, अमूर्त संक्रिया काल, ये देखो दिया हुआ है। तो मूर्त संक्रिया काल मतलब कुछ देख के उसके अंदर चिंतन आना। फिर औपचारिक संक्रिया काल अवस्था। औपचारिक संक्रिया काल अवस्था है 12 वर्ष से ऊपर की होती है। अमूर्त तार्किक चिंतन है, इसमें का विकास हो जाता है। दोनों दिशाओं में या व्युत्क्रमणीय उत्क्रमणीय प्रास की क्रिया करने में वो सफल रहते हैं। परिकल्पनात्मक निगमन का गुण विकसित होता है। दशानुकूल आत्म सातीकरण संतुलनीकरण समावेश के गुणों का विकास इसके अंदर हो जाता है। फिर है निर्मितवादी सिद्धांत। निर्मितवादी सिद्धांत बहुत बड़ा है। निर्मितवादी सिद्धांत के समर्थक कौन है, देखो जॉन डीवी, प्याजे, जेरोम ब्रूनर, ग्लेसरफील्ड, वाइगोस्की, होवार्ड गार्डनर, शम्परपट व थ्रेसरफील्ड। ये जो है ये निर्मितवादी सिद्धांत के समर्थक है। संरचना निर्मितवाद है वो जीन प्याजे, जबकि आधुनिक निर्मितवाद है जेरोम ब्रूनर। संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया निर्मितवादी सिद्धांत के अंदर। आधुनिक संरचनावादी कौन है, तो जेरोम ब्रूनर है। और सामाजिक निर्मितवाद वाइगोस्की, ठीक है, सामाजिक निर्मितवाद है वो वाइगोस्की के द्वारा दिया गया। आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर की पुस्तक है रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। इनकी प्रमुख 3 अवस्थाएं बताई है। जेरोम ब्रूनर ने आधुनिक संज्ञानवादी है, इन्होंने विकास की 3 अवस्थाएं बताई है। पहली कौन सी है, क्रियावस्था, दूसरी है प्रत्यात्मक अवस्था और तीसरी है चिंतन अवस्था। क्रियावस्था को स्वैंगिक क्रियावस्था, विधि निर्माण अवस्था या एनेक्टिव अवस्था कहा जाता है, जो कि 0 से 3 वर्ष तक की होती है। इसमें बालक शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से अपनी रचना ज्ञान का विकास करता है। अब सभी में यही देखोगे ना, 0 से 3 वर्ष जो भी आता है, तो बाल विकास में अपने अवस्था भी पढ़ा था। अवस्थाओं के अंदर 0 से 3 वर्ष की जो भी उनकी विशेषताएं थी वो सारी इसके अंदर आ जाती है। प्रत्यात्मक या प्रतिबिंबात्मक प्रतिमा निर्माण या अनुप्रतीकात्मक, मूर्त प्रतीकात्मक, प्रतिमात्मक अवस्था, यह है 4 से 8। इसमें बालक मानसिक एवं भाषा क्रियाओं का उपयोग करता है। देखो जब 4 वर्ष का हो जाता है वो भाषाओं का विकास करता है, इसमें विकास हो जाता है। अन्य विभिन्न वस्तुओं में अंतर करना सीख जाता है। वस्तुएं हैं तो वो दोनों वस्तुओं में देख के डिफरेंस कर लेता है। तेज रोशनी, तेज ध्वनि वाले खिलौनों में अंतर पहचान लेता है, जबकि ये क्रियावस्था है इनके अंदर ये नहीं कर पाता है। प्रतिबिंब या प्रतिमा का निर्माण करना सीख जाता है। वस्तु स्थायित्व इसमें विकसित हो जाता है। फिर है चिंतन, संकेत या प्रतीकात्मक संरचनावाद। ये जेरोम ब्रूनर की अपन विशेषताएं पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं उड़ान स्टडी राजस्थान। संकेत आधारित अधिगम ज्ञान का निर्माण करता है। बालक अपने पूर्व ज्ञान को उपयोग कर एक नवीन सूचना को जोड़ता है तथा अपने नवीन ज्ञान का निर्माण करता है। इसे रचनावाद या संरचनावाद कहते हैं। समय व दूरी की इनको समझ हो जाती है। कक्षा शिक्षण में अंतर्दर्शी चिंतन कर लेता है वो। फिर अपन बात करेंगे सामाजिक निर्मितवाद। सामाजिक निर्मितवाद है लेव सिमकोविच वाइगोस्की का है। वाइगोस्की की पुस्तक है थॉट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, थॉट ऑफ लैंग्वेज है सामाजिक निर्मितवाद
वाइगोस्टकी की पुस्तक है। बालक का विकास सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। सामाजिक वातावरण में जीव परस्पर एक दूसरे के साथ अंतःक्रियाशील रहते हैं तथा अंतःक्रियाशील प्रभाव वातावरण पर व वातावरण का प्रभाव अंतःक्रियाशीलता में रहता है, जिसे सामाजिक परिवेश कहा जाता है। अब सामाजिक परिवेश क्या होता है? मतलब लोगों का एक दूसरे में घुल मिलकर रहना, यह सामाजिक परिवेश कहलाता है। यह है वाइगोस्टकी ने बताया था। सामाजिक जो निर्मितवाद है उसके अंदर वाइगोस्टकी ने यह है 2 अवस्थाएं बताई। एक तो है जेडपीटी और एक है एमकेओ। जेडपीटी का है जोन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट, जिसको समीपस्थ क्षेत्रीय विकास कहा जाता है या निकटस्थ क्षेत्रीय विकास। बालक कठिन कार्यों को अकेला नहीं कर सकता, जिसे कुछ योग्य बड़े व कुशल सहयोगियों जैसे माता पिता की सहायता से करता है, उसे क्या कहते हैं? समीपस्थ क्षेत्रीय विकास। समीप के लोगों का हेल्प लेते हुए कार्य करना, ये होता समीपस्थ क्षेत्रीय विकास, जिसको जेडपीडी कहते हैं। आपको जेडपीडी याद रखना होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट। फिर है एमकेओ। वाइगोस्टकी के अनुसार विचारों, मूल्यों, तकनीकियों तथा भाषा का ज्ञान बालक बड़े व्यक्ति जैसे माता पिता, शिक्षक के सहयोग से सीखता है, जिसे एमकेओ कहा जाता है। मोर नॉलेजेबल अदर्स, ठीक है, मतलब ये बहुत क्लोजेज होते हैं, उनके अलावा भी उनके जो परिवेश के अंदर शामिल होते हैं उन सारों से है वो नॉलेज सीख लेता है। ये वाइगोस्टकी मानते हैं। फिर है निर्मितवाद उपागम की उपयोगिता क्या है? निर्मितवाद पढ़ा है तो संप्रेषण कौशल का विकास, जैसे वार्तालाप कर लेता है। ज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास चिंतन, बोध, समस्या समाधान के रूप में करता है। सतत समग्र मूल्यांकन के में सहायक अधिगम स्थानांतरण पर बल देना सीख जाता है और जिज्ञासा की इसमें संतुष्टि हो जाती है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बालक का शारीरिक विकास है, उसमें भार कितना होता है? देखो, बालक का जो भार है 7.15 पौंड होता है शैशवावस्था में, और जबकि बालिका में 7.13। यह बाल्यावस्था है, ये मैं बता दूं, इन सभी में बालक की तुलना बालिकाओं में अधिकता है। यहाँ पर ये भार है ज़्यादा होता है बालिकाओं में। यहाँ पर है फिर से बालकों में भार है वो बढ़ जाता है। लड़के का भार लड़की से अधिक हो जाता है, 25 पौंड से अधिक होता है। लंबाई की बात करें तो 20.5 इंच बालक और बालिका है 20.3। यहाँ है लंबाई में सबसे कम वृद्धि होती है लड़की की लड़के से अधिक होती है। फिर है यहाँ किशोरावस्था में लंबाई 18 से 21 वर्ष तक वृद्धि होती है बालक में, जबकि बालिका में 16 वर्ष तक वृद्धि होती है। ये ध्यान रखोगे, बालिकाओं में केवल 16 वर्ष तक ही अवधि मतलब ग्रोथ होती है, लंबाई लंबी हो सकती है वो। सिर का विकास है 90% शैशवावस्था में हो जाता है, और फिर 5% है और होता है 95% है वो बाल्यावस्था में हो जाता है, और किशोरावस्था में है पूर्ण विकास है बालक का, मानसिक विकास हो जाता है। सिर का भार है 350 ग्राम बालकों में और 350 दोनों में बराबर होता है, और सिर का आकार है 350 सीसी है 1200 ग्राम, और बालिकाओं में है 1300 ग्राम। इन दोनों का औसत है वो 1260 होता है, जबकि किशोरावस्था में 1400 ग्राम और बालिकाओं में 1350 ग्राम। ये सिर का भार है। हड्डियों की संख्या है शैशवावस्था में 270 होती है, बाल्यावस्था में 350, और फिर किशोरावस्था में आते आते अस्थिकरण होता है। देखो यहाँ पर 220 है बालक के जन्म के समय होती है। फिर हड्डियाँ हैं वो मतलब अलग अलग हड्डियों का विकास होता है, वो 350 हो जाती है बाल्यावस्था में। जब ये हड्डियाँ का फिर अस्थिकरण होता है, सारी हड्डियाँ हैं वो जुड़ने लग जाती है, और किशोरावस्था में आते 200 सेर आ जाती है। दांत 1 वर्ष का होता है तब 4 होते हैं, 2 वर्ष का होता है तब 8, 4-5 वर्ष के बच्चे का दांत है वो 20 आ जाते हैं। पहले नीचे के दांत आते हैं। लड़कियों में पहले आते हैं स्थायी दांत, और बाल्यावस्था में दांतों की संख्या 24 से 26 होती है। किशोरावस्था में 28 से 32 दांत होते हैं, और यहाँ पर एक प्रज्ञा दांत भी आती है जिसको अकल दांत कहा जाता है। मांसपेशियों का भार है शरीर की
23% मांसपेशियाँ होती है शैशवावस्था में, 27% बाल्यावस्था में, और शरीर की 44-45% है वो किशोरावस्था में मांसपेशी होती है। धड़कन शैशवावस्था में 140 प्रति मिनट है वो धड़कन होती है। 6 वर्ष तक है बालक में 100 बार धड़कना है वो 1 मिनट में हो जाता है। 85 बार प्रति मिनट है वो बाल्यावस्था में, और 72 बार है वो किशोरावस्था में धड़कता है। श्वास की दर है 20-25 बार प्रति मिनट किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में 15 से 18 बार मिनट प्रति मिनट, और किशोरावस्था में 12 से 13 बार प्रति मिनट। तो देखो अपने आज बाल विकास है ये अपनी फर्स्ट इकाई है कंप्लीट कर दी। फिर अपन सेकंड इकाई अधिगम है वो आगे देखेंगे। आपको ये कैसा लगा? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। फिर से बता देता हूँ, यदि आपको मेरे हैंड नोट से कंप्लीट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, मिलेंगे फिर से।